अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम। क्या हाल है आप लोगों का? आज इज गोइंग टू बी अ बिजी डे, पैक्ड डे, एब्सोल्युटली। बड़ी चीज़ें हैं जो आज हो रही हैं। चलो लाइटली स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आज आपको पता है कि पहला टेस्ट मुल्तान में खेला जा रहा है बिटवीन पाकिस्तान एंड वेस्ट इंडीज। सो उसकी तैयारी भी मुकम्मल है। टेस्ट इज ऑलमोस्ट मैच का इज अपॉन अस और थोड़ी देर में टॉस भी हो जाएगा। सो क्या तैयारी है, क्या गहमा गहमी है, क्या कंडीशंस हैं, पिच कैसी बनाई गई है, मतलब समझे कि हम साथ साथ ही चलेंगे, हमारे लिए कितनी साजगार मददगार साबित होगी, ये सब भी आपको बताएंगे। एट द सेम टाइम ये भी इत्तलात आ रही हैं कि धुंध है और इवन इन दीज विजुअल्स यू कैन सी दैट। और आपको पता है इन विजुअल्स से भी पता चल रहा है वो फॉगी ठंड, वो ठंड भी आपको नजर आ रही है थ्रू द विजुअल्स परहैप्स। तो जाहिर है पंजाब के मैदानी इलाकों में आपको पता ही है धुंध का तो मौसम है, धुंध का सीजन है। सो उससे कितना असर होगा, कुछ दिन पहले हम तक इत्तला पहुंची थी कि विकेट पे पिच पे हीटर लगा के उसको सुखाने की, उसको खुश्क करने की कोशिश भी की जा रही है ताकि वो हमारे स्पिनर्स के लिए मददगार साबित हो। अच्छा अब्दुल्ला, ट्रॉफी, बिकॉज यू एंड आई लाइक टू लुक एट द ट्रॉफी की कैसी है कैसी नहीं है, तो कैसी है? अब तो इतने 7 पर्दों में डाला हुआ है, उसको निकालें। ओके ठीक है, इट्स ऑलराइट, इट्स नाइस, इट्स प्रीटी, इट्स मॉडर्न लुकिंग, आई बिलीव। इट्स वेरी टॉल, इट्स नॉट क्रिस्टल और समथिंग लाइक दैट, मेटालिक लग रही है। ओके, आपको पता है ना हमेशा से हमारा बड़ा इंटरेस्ट होता है कि एंड में जीतने वाले को मिलेगा क्या, तो ये ट्रॉफी में हमारा इंटरेस्ट है। सो दैट इज वन थिंग दैट इज हैपनिंग टुडे। उसके बाद जी आज आपको याद है ना वो 190 मिलियन पाउंड वाला जो रेफरेंस केस चल रहा है और उसका फैसला आना होता है, फिर नहीं आता, फिर आना होता है, नहीं आता। आज भी सुना है कि आना है, तो वो रेफरेंस का फैसला आज यस सुनाया जाएगा। एंड मतलब कहा तो यही, अब ना हुआ तो आप हमें ना ब्लेम कीजिएगा क्योंकि 2 दिन पहले भी हमने ये कहा था कि नहीं हो जाएगा। दूसरी तरफ कल हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा राउंड भी हो गया है। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के सामने लंबी चौड़ी डिमांड्स भी रखती हैं। 9 मई 26 नवंबर के वाक़यात पर कमीशन बनाने, तमाम कैदियों की सज़ाएँ ख़त्म करने समेत 22 मुतालबात शामिल हैं। हुकूमत ने 7 दिन में जवाब देने का कह तो दिया है, लेकिन लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की बातों से लगता है कि तहरीक इंसाफ को बहुत कुछ, बल्कि शायद कुछ भी ना मिले। बेसिकली उनकी बातों से ये लग रहा है, आप खुद सुन लें। उसके मुतल्लिक आप जो है वो जवाब दें। जो मिसिंग पर्सन है उनके हम आपको एड्रेस देंगे, जो ज़ख्मी है उनके हम आपको जो है वो एड्रेस देंगे। आज 2 महीने बाद भी अगर ये नहीं दे सके तो फिर ये जो है वो मास वाइब प्रोपेगेंडे के, झूठ के, इल्ज़ाम तराशी के जो है वो और कुछ नहीं है। तो ये डॉक्यूमेंट जो है आज इनका चार्टर ऑफ डिमांड जो है ये साबित करता है कि ये सोशल मीडिया में और मीडिया में प्रोपेगेंडा करने के अलावा, झूठ बोलने के अलावा जो है ये और कोई काम जो है वो नहीं करते। अच्छा जी, ना तहरीक इंसाफ एक तरफ तो आपको पता ही है हुकूमत से बात कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ चेयरमैन PTI गौहर अली खान की आर्मी चीफ से मुलाकात पर भी बहुत खुश है। और तो और कल बानी PTI ने भी मुलाकात को खुश आइंद करार दे दिया। हालांकि अगर आपको याद हो, इससे पहले गौहर अली खान ऐसी किसी मुलाकात से इनकार कर रहे थे और इमरान खान ने जब बात खोली थी तो गौहर अली खान को भी इस मुलाकात का एतराफ़ करना पड़ा। सभी इनकार कर रहे थे, क्या बैरिस्टर गौहर, क्या मतलब एक होता है ना कि एक पाकिस्तान में एक अगर कोई रोमांस हो रहा हो तो उसको फिर एट अ सर्टेन एज छुपाया जाता है, बताते नहीं है, फिर बात जब खुल जाती है तो फिर एतराफ़ करना पड़ता है। तो ये भी वही वाला हो रहा है कि बात अब हमें रोमांस वाला पार्ट, उस रोमांस की शुरुआत नहीं है, लेकिन ऐसे स्ट्रेट फेस मैं ये सोच रहा था, और मैं कल उमर अयूब साहब और इन सबकी गुफ्तगू देख रहा था, सुन रहे थे, सभी देख रहे होंगे। मतलब जब तक बानी PTI ने ये पेंडोरास बॉक्स नहीं खोला था, उन्होंने पिटारी में से सांप नहीं निकाला था, तब तक कैसे विद अ स्ट्रेट फेस they would just deny it. ऑल्दो खबरें आ रही थी कि मुलाकात हुई है, लेकिन नो, there was total denial. बट एनीवे चले छोड़े, बात तो खुल गई है। साहब ही ने उनको जर्नलिस्टों से बात करके खान साहब ने कहा कि यस मुलाकात हुई है। खान साहब ने कहा कि ये बहुत खुशाइंद है, बातचीत मुल्क के इस्तेमाल के लिए ज़रूरी है। खान साहब ने उनको ये भी कहा कि हमारे दरवाजे हमेशा बातचीत के लिए खुले थे, दूसरे लोगों के दरवाजे बंद थे। अगर बातचीत आगे बढ़ी तो इससे मुल्क में इस्तेहकाम आए। खान साहब ने ही कहा था, और हमारे जो मुतालबात हैं वो 2 एक जुडिशल कमीशन वाली जो 2 इवेंट्स है फ्रांसिस है उसके बने, और इसके
के साथ ही जो रिहाई है वो वाजिबा। अगर हुकूमत वो आमादगी जाहिर ही नहीं कर रही आगे बात करने की वगैरह, तो फिर तो आगे कैसे बढ़ा जाएगा। तो ये थी सूरत हाल। अभी हम सूरत हाल जानेंगे, अपडेट लेंगे। राधा शबीर डार साहब हमें ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही हैं। आज फैसला आना है £1 मिलियन अलकादर ट्रस्ट केस का, साथ ही साथ आर्मी चीफ से जो मुलाकात हुई है अहम रहनुमाओं की, उसमें क्या कुछ बर्फ पिघली है। इसे मुस्बत पेशरफ्त तो कहा जा रहा है, लेकिन ये कितनी मुस्बत साबित हो सकती है फिर PTI, ये तो वक्त ही बताएगा। हैदर शिराजी भी हमारे साथ होंगे और शबीर डार हमारे साथ ही, दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। शबीर, पहले तो ये बता दें कि आज जो फैसला अनाउंस होना है, अब 2 दिन पहले भी ऐसी ही कुछ पूरी सिचुएशन थी जहाँ ये भी कहा गया, फैसला जब उन्होंने मौखर कर दिया तो टीम सारी PTI की जो थी वो पहुंची हुई थी। उन्होंने कहा टाइम से पहले इन्होंने डिसाइड कर दिया, हालांकि 11 बजे का टाइम था, हम तो इधर थे। ये सारी चीज़ें हो रही थी। अब आप क्या देख रहे हैं? अब क्या PTI के रहनुमा जिन्होंने वहाँ होना है, लीगल टीम जिनका वहाँ होना ज़रूरी है, वो पहुँच गए हैं ऑलरेडी, या फिर आज भी बिल्कुल एंड पॉइंट तक बात जाएगी? जी, 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला जो है आज सुनाए जाने का 100% इम्कान है, लेकिन कुछ कहा भी नहीं जा सकता क्योंकि 13 जनवरी को एहतसाब अदालत के जो जज हैं नासिर जावेद राना, वो अडियाला जेल आए, अपनी सीट पर बैठे, लेकिन उन्होंने उस दिन भी ये फ़ैसला मौखर किया और 3 बार मजमूई तौर पर यह फ़ैसला अब तक मौखर किया जा चुका है। लेकिन गुज़श्ता रोज़ बानी PTI और प्रोसिक्यूशन टीम जो है उनको आगाह किया गया कि आज 11:30 बजे ये फैसला सुनाया जाएगा। अडियाला जेल के बाहर तो इंतज़ामात हमें फैसला सुनाए जाने से ही मुतल्लिक लग रहे हैं क्योंकि सिक्योरिटी के इंतज़ामात हैं, लेकिन अभी तक ना ही एहतसाब अदालत के जज अडियाला जेल पहुँचे हैं, ना ही PTI की क़यादत, उनके वकला या जो उनकी फैमिली है बानी PTI की, वो भी नहीं पहुँची है। बुशरा बीबी भी अभी तक नहीं पहुँचे हैं। चूँकि 11:30 बजे का टाइम है, लिहाजा शायद 10 से 10:30 या 11 बजे तक लोग यहाँ पहुँचे हैं, लेकिन यहाँ पर इंतज़ामात मुकम्मल है। सिक्योरिटी के इंतज़ामात, इजाफी सिक्योरिटी तैनात की गई है। गुज़श्ता रोज़ ही ये अनाउंस किया गया था, बानी PTI के वकला को ये मैसेज दिया गया था कि 11:30 बजे अडियाला जेल में ये फ़ैसला सुनाया जाएगा। 1 साल ये ट्रायल चला है अडियाला जेल में और इसमें करीबन 35 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड किए गए, जिसमें 4 अहम गवाह हैं जो साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, आज़म खान, साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज़ खटक, साबिक वफाकी वज़ीर ज़ुबैदा जलाल, इसी तरह जो अलकादर यूनिवर्सिटी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है उनका भी बयान रिकॉर्ड किया गया। ये 4 अहम गवाहान हैं। बाकी जो गवाहान है, किसी का नैब से ताल्लुक़ है, किसी का वजारत दाखिला से, किसी का मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज से हैं लोग, लेकिन ये 4 अहम गवाह हैं क्योंकि ये काबीना से रिलेटेड हैं। और जो 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की जो मंजूरी दी गई थी 190 मिलियन पाउंड की काबीना से, उस काबीना में ये तीनों लोग मौजूद थे और इनकी गवाही इस रेफरेंस में अहम थी। और अब चूँकि ये फ़ैसला 3 मरतबा मौखर हो चुका है, आज कभी इम्कान है कि ये फ़ैसला सुनाया जाएगा। तो क्या जज साहब पहुँच गए हैं, नैब का अमला पहुँच गया है या अभी उनके आने में भी वक्त है? जी अब्दुल्ला, अभी तक यहाँ पर ना ही नैब हुकाम पहुँचे हैं, ना ही प्रोसिक्यूशन टीम, ना बानी PTI के वकला पहुँचे हैं, ना ही एहतसाब अदालत के जज पहुँचे हैं। चूँकि 11:30 बजे का टाइम है, हो सकता है 10 से 10:30 11 बजे तक लोग यहाँ पर पहुँच जाए। अलबत्ता मीडिया यहाँ पर पहुँचा हुआ है, सिक्योरिटी के इजाफी इंतज़ामात हम देख रहे हैं अडियाला जेल के बाहर, लिहाजा अब कभी इम्कान है कि 11:30 बजे तक हो सकता है ये फ़ैसला सुनाया जाएगा। कभी इम्कान है कि 11:30 बजे फैसला 190 मिलियन पाउंड केस का जो बड़े अरसे से मौखर किया जा रहा है वो बिलाखिर सुना दिया जाए। और अब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं या इवन बानी PTI की हमशीरा, वो बरमला ललकार रही हैं कि ये फैसला सुनाया जाए और भी बहुत कुछ कह रही हैं। हैदर शिराजी भी हमारे साथ मौजूद होंगे थोड़ी देर में, लेकिन बहुत सी चीज़ें चूंकि हो रही हैं, आपको पता है एक आर्मी चीफ के साथ मीटिंग का भी एतराफ़ कर लिया गया है। उसके अलावा अब हम एक सेंस लेना चाह रहे हैं वीर आपसे भी, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हो रही हैं। जैसे कि आपको पता है कि कल कौमी असम्बली का इजलास भी नहीं होने दिया गया, जहाँ मुज़ाकरात हो रहे हों आपस में 2 पार्टियों के, जहाँ PTI है, हुकूमती पार्टी है,
सो वी ऑफन वंडर कि उसमें कुछ चीज़ें इजी हो जानी चाहिए, लेकिन लगता है कि इनको भी एक इंडिकेशन मिलना स्टार्ट हो गई है कि थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट। शबीर से बात करेंगे, लेकिन अभी हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर आज़म के मुशीर बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक साहब। बहुत शुक्रिया अकील साहब। अकील साहब, दे दिए उन्होंने मुतालबात लिखकर जो देने थे। हुकूमती कमेटी ने 1.5-2 घंटे बाद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक एक नुक्ते को हाथ ही लिटरली मुस्तरद कर दिया। पीछे क्या रह गया है मुज़ाकरात की अगली नशिस्त में? समझ नहीं आ रहा, कुछ तवक्को रखने की गुंजाइश है बाकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, बिल्कुल तकरीबन 25 दिन बाद जो है इन राइटिंग डिमांड्स आ गई, और पहले कहा जा रहा था कि मिनट्स ऑफ द मीटिंग में रिकॉर्ड हो चुकी हैं, और हमारे 2 सादा से मुतालबात हैं दोनों इंसिडेंट्स पे, 9 मई पे और 26 नवंबर पे आप कमीशन बना दें और हमारे असीरान की जो रिहाई है उसको यकीनी बनाया जाए। यहाँ पे हमने डिमांड ये की थी कि इन राइटिंग दें। इन राइटिंग बिल्कुल आ गया, लेकिन उसमें जो 4 सफ़ों पे चीज़ मुश्तमिल है वो सामने आई है, वो बड़ी मज़े का खेज़ है। बी इन ऑपरेटिव पैरा है इन चार्टर ऑफ डिमांड्स में। जो मज़े का खेज़ बात है उसको थोड़ा सा मैं अगर पढ़ भी दूँ ताकि आपके नाज़रीन भी इससे इस्तेफ़ादा हो सकें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हेयर बाय कॉल्स अपॉन द फेडरल गवर्नमेंट एज वेल एज गवर्नमेंट्स ऑफ पंजाब, सिंध एंड बलूचिस्तान to support the grant of bails, order suspension on the convictions और या sentences जितने भी so called political prisoners को मिली हैं और इनके मुताबिक, और they will be identified by Pakistan Tehreek-e-Insaf itself and those who have been arrested pursuant to one or more FIR या किसी एक या एक से ज़ाहिद FIR में जो जिनको अरेस्ट किया गया है with respect to any event। 9 मई की भी इसमें जिक्र है और उसमें 26 नवंबर का भी जिक्र है, और any other political event anywhere, और who have been convicted या जिनकी अपीलें या जिनकी नज़रसानी की दरख्वास्तें अदालतों में सामने पड़ी हैं। तो ये तो खुला खुला हुकूमत से NRO की दरख्वास्त की जा रही है। अब ये भी कहना मैं मकसूद समझता हूँ कि उसमें एक पॉइंट TORs के हवाले से जो सामने आया है, मे 9 के हवाले से, जो खुद ही अखज़ किए गए TORs, ना हुकूमत के साथ कोई डिस्कशन हुई या हुकूमत की कमेटी के साथ कोई डिस्कशन हुई, और ख़ुद ही अपने तय जो पॉइंट्स हैं वो पेश कर दिए गए। और उसमें इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से एक पॉइंट है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर जो गिरफ्तार, तो वो तो ऑलरेडी कॉग्निजेंस उस पॉइंट की हो चुकी थी, और इस मैटर के ऊपर जो है एक रूलिंग भी मौजूद है। वो पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन है। उस ट्रांजैक्शन को इस तरह पेश करना, और ये ट्रांजैक्शन आपके नाज़रीन को भी पता होना चाहिए कि ये पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन इसलिए है क्योंकि ये वही केस है जिसमें गुड टू सी यू कहा गया था। तो यहाँ पे इतनी मज़े का खेज़ किस्म की TORs के पॉइंट्स हैं, और फिर दूसरा जो पॉइंट असीरान की लिस्ट जो मंजर यहाँ पे नहीं आ सकी, उसके बाद ये डिमांड किया जा रहा है कि हमारे लोगों को रिहा कर दिया जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये एक नॉन सीरियसनेस ऑन द पार्ट ऑफ अपोजिशन कमेटी, ये वाज़े तौर पे कौम और अवाम के सामने है थ्रू इनके चार्टर ऑफ डिमांड्स जो इन राइटिंग का मंजर यहाँ पे आ चुकी हैं। और इसमें ये ज़रूर है कि जो 7 दिन का पीरियड है, उन 7 दिनों में हुकूमत जो 7 मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं जो इस कमेटी का हिस्सा हैं, वो अपनी लीडरशिप से डिस्कस करेंगी, लीडरशिप से बात करेंगी, और उसके बाद जो कानूनी पहराए में या लीगल एम्बिट में इसको देखा जाएगा, उसके बाद ही हुकूमत की कमेटी का जवाब इनको मौसूल होगा। लीगल पहराए में तो आप लोग देखेंगे, लेकिन जिस सियासी लेंस के थ्रू अब इन डिमांड्स को देखा जा रहा है वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है। और दूसरा ये कि एक्सपेक्टेशन खास पुरुम्मीद होना नहीं चाहिए। अब 2 पार्टियां बैठ ही गई हैं और क्या एक्सपेक्टेशन की जा रही होगी कि अगला क्या मांगेगा, तो ऑब्वियसली यही मांगना था। इन एनी केस जरूर बताइएगा बैरिस्टर साहब के तहरीक इंसाफ के बैक चैनल राब्तों की खबरें भी ऑब्वियसली चल रही थी कि एक तरफ से एक मीटिंग की तस्दीक भी आ गई है, तो वहाँ कोई खास बात हुई हो या ना हुई हो, बराह रास्त राब्ता इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो हुकूमत इस पर कुछ परेशान है, लग रही है वैसे? देखिए, हुकूमत की कोई परेशानी नहीं है। राह चलते या सरे राह किसी से मुलाकात हो जाए तो उसको बढ़ा चढ़ा के जिस तरह की मंजर कशी की गई या जिस तरह उसको प्रेजेंट किया गया, मैं समझता हूँ ये सरासर एक गलत बयानी की गई है मीडिया वालों के साथ भी एंड पाकिस्तानी कौम और अवाम के साथ भी। यहाँ पे ये कहना भी बहुत ज़रूरी है कि हमें ये कहा जा रहा है कि शायद हुकूमत के अंदर जो है कोई ऐसी कोई मामलात हैं, कोई बात है, ऐसा कतई नहीं है। यहाँ पे उसकी अब तरदीद भी आ चुकी है कि यहाँ पे ऐसी कोई ना मुलाकात हुई ना बात हुई। मुलाकात के हवाले से मैं ये ज़रूर समझता हूँ
कि सरे राह चलते हुए कोई अगर मुलाकात हो गई, क्योंकि एक सूबा है जहाँ पे इनकी हुकूमत है इस सियासी जमात की और उसके चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर साहब, तो अगर उनकी मुलाकात राह चलते हो गई किसी कॉरिडोर में तो उसको बढ़ा चढ़ा के पेश करना, मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी गलत जो है तासुर दिया गया है और एक बड़ी गलत जो है तस्वीर पेंट करने की कोशिश की गई है। और अगर हो भी जाए तो वैसे आपको क्या एतराज़ होगा? सरे राह चलते आर्मी चीफ से कैसे हो सकती है किसी की भी मुलाकात अनटिल इट इज टोटली प्लान्ड एंड अरेंज्ड? क्योंकि इतनी पोजीशन ऑफ अथॉरिटी तो हैं कि अगर सरे राह कोई मिलने की कोशिश करे या कोई इसरार करे तो मतलब उस रिक्वेस्ट को या तो एंटरटेन किया जा सकता है या डिनाई किया जा सकता है। खैर, अब बैरिस्टर साहब, अब इन तमाम मामलात से 190 मिलियन पाउंड का फैसला भी जुड़ चुका है जो आज आना है। अपेरेंटली आज इमरान खान के ख़िलाफ़ आया तो ज़ाहिर है वो गुस्से में आएंगे, नाराज़ होंगे, ये तो पता ही है सबको। अगर उनके हक़ में आया तो हुकूमत क्या करेगी? क्या चैलेंज करेंगे या मुज़ाकरात के जो मामलात हैं, मुज़ाकरात के मामलात में आगे बढ़ेंगे? उस स्पिरिट के तहत, मुज़ाकरात स्पिरिट, एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होता है ना, इसमें फर्दर प्रोग्रेस करेंगे। देखिए, इस चीज़ में जो है एक बाइफर्केशन करने की ज़रूरत है कि मुज़ाकरात का अमल सेपरेट है और केसेस का जो मामला है या सज़ा और जज़ा का जो मामला है या सज़ा या रिहाई का जो तमाम तर मामला है वो एक सेपरेट अमल है। अब अदालतों का जो मामलात हैं वो एक सेपरेटली तमाम तर चीज़ पे चल रहे हैं और मुज़ाकरात एक सेपरेटली तमाम तर मामले के साथ चल रहे हैं। मुज़ाकरात का ना तो सज़ा के साथ या केसेस के डिसीजन के साथ कोई लिंक है और ना ही होना चाहिए। अब जब फैसला आएगा तो ज़ाहिरी बात है कि इस फैसले को देखना है कि आया ये इनके हक़ में आएगा, ये इनके ख़िलाफ़ आएगा। अगर इनके हक़ में आया तो बिल्कुल जो लीगल रिकोर्सेज हैं, जो मैं समझता हूँ कानूनी चारागोई है, वो हुकूमत हक़ रखती है और जो तमाम तर मामलात हैं उनको इसी तरह एक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से ही आगे बढ़ाया जाएगा और मुज़ाकरात का इससे कोई अमल नहीं है। लेकिन अगर फ़ैसला उनके ख़िलाफ़ आया तो सवाल ये बनता है कि क्या उस फैसले को ये कबूल करेंगे या नहीं करेंगे, या उसके ख़िलाफ़ ये क्या कानूनी चारागोई करेंगे। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जो फ्रॉम अ नेकेड आई भी अगर देखा जाए तो ये जो मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स, जो मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी या अब्यूज़ ऑफ पावर था, जो एक ख़ुद बेनिफिट लिया गया तमाम तर मामलात में कि 190 मिलियन पाउंड जो पाकिस्तान के पैसे थे, पाकिस्तानी कौम के पैसे थे, उनको रीराउट करके किसी का फ़ाइन पे कर दिया, तो ये पाकिस्तानी कौम के हक़ पे और उनके पैसों पे जो डाका डाला गया है इसका हिसाब और एहतसाब ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, आज खैर उस सारी चीज़ का पता चल जाएगा। आप हमारे साथ हैं। एक और मामला भी है जिसकी अहमियत अक्सर सियासत की नज़र हो जाती है। अब यूरोपियन शोर, यूरोप के बेसिकली साहिलों पर एक और कश्ती डूब गई है और एक बार फिर दर्जनों पाकिस्तानी जहाँ बहक हो गए हैं। ना हुकूमत से, बहुत ही ये ट्रेजेडी वैसे हुई है, तो ना हुकूमत से कुछ हो रहा है और ना जाने वाले जो है वो बाज आ रहे हैं। आप जितनी भी उनको बता दें, क्या इंतहाई सख्त क्रैकडाउन और मज़ीद सख्त कवानीन बनाए बगैर ये सिलसिला ख़त्म होना मुमकिन भी है कि नहीं? बिकॉज अब लगता है कि हर चीज़ करके देख ली है, लेकिन ये हर 1-2 महीने बाद ऐसी खबरें आती हैं और उसमें पाकिस्तानी भरे होते हैं। देखें, बड़ा अफसोसनाक वाक़या है और बिल्कुल इसी तरह जो पीछे वाक़या हुआ उस पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान साहब ने बहुत सख्त नोटिस लिया और तमाम तर जो वेरियस ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ग्रुप्स हैं या जो गिरोह काम कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ एक बड़ा स्टर्न और स्ट्रिंजेंट एक्शन लिया गया। उनकी प्रॉपर्टीज़ को भी मंजमद किया गया और उनके ख़िलाफ़ FIRs और उनकी गिरफ़्तारियों को यकीनी बनाया गया। अब ये एक दूसरा अफसोसनाक वाक़या हुआ है जिस पे बिल्कुल हम जो नेसेसरी असिस्टेंस है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये बात भी देखने की ज़रूरत है कि यहाँ जो यूरोप जाने का जो झांसा दिया जाता है या यूरोप के सुहाने ख्वाब दिखाए जाते हैं, लोग अपनी जाने दांव पे लगा के वो एक रिस्क लेते हैं, वह ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे एक इंट्रोस्पेक्शन की भी ज़रूरत है उन लोगों को जो इस तरह के झांसे या जालसाजी के चक्कर में आए थे। लेकिन हुकूमत की तरफ से वाज़े तौर पे मैं आपको ये बता दूं कि ऐसे लोगों की इस माशरे में बिल्कुल सज़ा और जज़ा का अमल बिल्कुल हम उसमें अमल पैरा हैं और उसको सख्ती से तमाम तर मामले के ऊपर पॉलिसी के हवाले से और उनके ख़िलाफ़ तमाम तर जितनी भी कार्रवाई है उस हवाले से भी हम कोशिश हैं और इंशाअल्लाह वो कार्रवाई भी होते हुए नज़र आएगी और उनके मंतकी अंजाम तक
जो उनको पहुँचाना है वो भी इंशाल्लाह कानूनी तरीके से हम उनको मंतकी अंजाम पाएंगे। बैरिस्टर की बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। बड़ा ही वैसे अफसोसनाक, मतलब हर चीज़ साइड पे रख दें, मुल्क में जो सब कुछ हो रहा है वो तो हो ही रहा है, लेकिन जो पाकिस्तानी भर भर के बाहर जा रहे हैं इन सर्च ऑफ अ बेटर लाइफ, ऑफ कोर्स, और क्या हो सकती है वजह, एंड नॉट मेकिंग इट। इतना मतलब कि 50-50 चांस में इंसान घुस जाए कि शायद हम बच जाएँ और शायद ख़त्म हो जाएँ, बट टेकिंग दैट चांस इज़ सो इम्पॉर्टेंट। आपने किस्से सुन लिए, आपने फिल्में देख ली, और शाहरुख खान की भी आपको पता है ना एक आई थी, एंड आपने अब ये वाक़यात की पैदर पे ख़बरें सुन ली। अब तो इबरत हासिल करें। अच्छा, मतलब अगर कोई ऐसा बच्चा, नौजवान, लड़का, कोई भी इस तरह का, लड़के ही होते हैं ज़्यादातर, ये ख्वाहिश जाहिर करे तो वालिदैन अब स्टैंड ले, जरा स्टैंड ले ले। इसके बारे में हम डिटेल में बात आगे चलकर बात करेंगे। कमिंग बैक टू द पॉलिटिक्स ऑफ द कंट्री, आज 190 मिलियन पाउंड का फैसला भी आना है। एट द सेम टाइम एक अहम मुलाकात का भी चर्चा है, फिर मुज़ाकरात का तीसरा दौर भी हो गया है, फिर एक चार्टर ऑफ डिमांड भी सामने आ गया है। देयर इज टू मच गोइंग ऑन। हैदर शिराजी हमारे साथ हैं, हमारे साथी, उनसे मालूम करते हैं। हैदर, मतलब आप पूछते रहे हैं पीटीआई के दोस्तों से कि मुलाकात हुई, क्योंकि आप तक तो खबर पहुंच ही गई थी, लेकिन कैसे ये लोग साफ इनकारी रहे अनलेस के बानी पीटीआई ने खुद ही उस मुलाकात की तस्दीक कर दी जिसके बारे में अब बात हो रही है। देखिए, खुशाइंद मुलाकात के दो अल्फाज से हट कर महमूद खान अचकज़ई ने जो जुमला कहा कि दिस इज़ अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बहुत अहम है, क्योंकि मुज़ाकराती टीम की बानी से मुलाकात के बाद असद कैसर ने ये कहा था कि हम अपोजिशन इत्तेहाद की एक नशिस्त बुला रहे हैं, और कल हमने देखा कि अपोजिशन चैम्बर में महमूद खान अचकज़ई की सरबराही में अपोजिशन इत्तेहाद इकट्ठा हुआ। इस दौरान आज जो फ़ैसला सुनाया जाने का इम्कान है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी मुस्तकबिल या हिकमत अमली का ताल्लुक़ आज के फ़ैसले से है, क्योंकि बानी पीटीआई ने असद कैसर और पार्टी रहनुमाओं के ज़रिए ये कहा था कि अपोजिशन इत्तेहाद को मुत्तहिद करें, और एक पैगाम में उन्होंने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान से रब्ता किया जाए और उन पर तनकीद नहीं होनी चाहिए। तो हमें ये भी नज़र आ रहा है कि अपोजिशन इत्तेहाद से बात हो रही है, लेकिन जहाँ एक तरफ ये मुलाकात है, वहीं दूसरी तरफ महमूद खान अचकज़ई जो अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह हैं, उनके साथ एक साबिक़ वज़ीर आज़म और दीगर शख्सियात मिली, और उनको कहा कि अहम मुल्की शख्सियात से आप मुलाकात करें और ये मुलाकात हो जाएगी। आपकी मुलाकात में मुस्बत इम्कानात, मुस्बत रास्ते निकल सकते हैं। लेकिन महमूद खान अचकज़ई ने मुलाकातों से इनकार किया और कहा कि हम सियासी जदोजहद करते हुए आगे बढ़ेंगे। इस वक्त ये जो मुलाकात है, बैरिस्टर गौहर इससे मुसलसल इनकारी थे, हत्ता कि अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली, अपोजिशन लीडर सेनेट को भी मेरे ज़राए ये बता रहे हैं कि इल्म नहीं था, और उमर अयूब ने खुद ऑन रिकॉर्ड कहा कि मुझे 2 दिन गुजर चुके हैं, इल्म नहीं है कि कोई मुलाकात तो हुई है, और अगर मुलाकात होती तो मुझे बताया जाता। लेकिन बैरिस्टर गौहर इस हवाले से ये बात समझते हैं कि पार्टी के जो ट्रोल्स हैं या पार्टी के सोशल मीडिया वॉरियर्स हैं उन पर बहुत ज़्यादा अटैक करेंगे, वो इससे बचने के लिए खामोशी इख्तियार करते हैं। लेकिन बानी पीटीआई की इजाज़त के बगैर बैरिस्टर गौहर कोई कदम नहीं उठाते, कोई फ़ैसला नहीं करते, और बैरिस्टर गौहर तन्हाई में कोई मुलाकात इस तरह की नहीं करते। अच्छा, ये बता दीजिए कि बैरिस्टर गौहर ने ये मुलाकात की और उसके बाद बानी पीटीआई को इन्फॉर्म किया, या फिर हुकूमत ये तासुर देने की कोशिश कर रही है कि ऐसे ही सरेराह किसी कॉरिडोर में ये मुलाकात हो गई, बाई चांस मीटिंग हो गई और उसको मुलाकात का नाम दिया जा रहा है? मतलब मगर आपके पास ये खबर है कि इस मुलाकात का बाकायदा एहतमाम किया गया था, इसका इंतज़ाम किया गया था, ज़ुबानी पीटीआई को एतमाद में लिया गया था इस मुलाकात से पहले, इसकी कोई कन्फर्मेशन है? देखिए, बिल्कुल एतमाद में लिया गया, और अलकादर ये जो केस है 190 मिलियन केस जब मौखर हुआ, उस दिन बैरिस्टर गौहर अडयाला गए थे। अलीमा खान और बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, तीनों ने अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू की थी। उसके बाद पार्टी के जो 2 रहनुमा दावा कर रहे हैं, और हम भी वहाँ मौजूद थे, कि बैरिस्टर गौहर अडयाला से रवाना हुए। थोड़ी देर के बाद हेलीकॉप्टर यहाँ से पेशावर के लिए रवाना हुआ, और पार्टी के रहनुमा ये
दावा कर रहे हैं कि बैरिस्टर गौहर उसी में पेशावर गए और इस हद तक उन्हें फैसिलिटेट किया गया। वो इसकी तस्दीक तो नहीं कर रहे, लेकिन जहां इस हद तक फैसिलिटेशन हो, इसका मतलब है कि पूरा उनको मुलाकात के हवाले से बताया गया था, वो पहले से ज़हनी तौर पर तैयार थे। और ये अली अमीन गंडापुर और उनके दरमियान मशावरत हुई और बानी पीटीआई से इजाज़त से हट कर भी जब वापस इस्लामाबाद जब आए तो वापसी पर भी बानी पीटीआई से उन्होंने एक मुख्तसर मुलाकात की और कहा कि ये मुलाकात हुई है, उसमें ये चीज़ें इस सिक्योरिटी के मामलात और दीगर अमूर पर बातचीत हुई है। और बानी पीटीआई ने उस वक्त खामोशी इख्तियार की, क्योंकि उस दिन बैरिस्टर गौहर पार्लियामेंट उन्होंने आना था और पार्लियामेंट में शरफसल मरवत समेत दीगर अमूर के मामलात पर भी अपोजिशन चैम्बर में मुलाकातें करनी थी। वो बहसियत वकील की कोट और पैंट पहने हुए, वर्दी पहने हुए पार्लियामेंट हाउस आए और गुज़श्ता रोज़ वो फिर बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए गए थे। तफसीली मुलाकात हुई थी और ये उसके बाद अब चूँकि बानी पीटीआई ने ख़ुद इसका इकरार कर लिया है तो उसके बाद ये चीज़ें वाज़ेह होना शुरू हो गई। याद रहे कि जिस दिन मुलाकात हुई थी तकरीबन मुलाकात के 1.5 से 2 घंटे बाद ही हमें तमाम तफसीलात मिल चुकी थी, लेकिन हम चाहते थे कि बैरिस्टर गौहर से ऑन रिकॉर्ड इसको जियो न्यूज़ से इंटरव्यू करते हुए तफसीलात ली जाएँ। लेकिन जैसे ही हमने उनसे पूछा कि मुलाकात कैसी हुई, उन्होंने मुकम्मल तरदीद कर दी। बकौल उनके वो चाहते थे कि बानी से पहले मुशावरत करे और बानी ने मुलाकात के बाद बैरिस्टर गौहर बहुत पुरुमीद भी दिखाई दे रहे हैं। हैदर शिराजी बहुत शुक्रिया साउंड कर रहे हैं हमसे बात करने के लिए। मेक्स यू वंडर ना कि जब पता चल भी गया हो कि मुलाकात हुई है, नो बिग डील, ठीक है, ऑल्दो इट्स अ बिग डील कि ये मुलाकात हुई है, इट इज़ अ वेरी बिग डील, लेकिन उसको डिनाई किया जा रहा हो। अब अगर खान साहब बानी पीटीआई ना इसको एक्नॉलेज करते तो बात तो फिर ये डिनायल में ही रहती, ऑल्दो मुलाकात हुई है, तो विच मेक्स यू वंडर व्हाई। मगर इस सारे मामले में एक बात ज़रूर याद रखनी चाहिए कि मामला ठीक हो जाएंगे। मामला ठीक होने की उम्मीदों का मरकज़ सियासी जमात कोई भी हो एक ही होता है। सो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन की जंग, जमहूरियत की बालादस्ती की बातें, ये सिर्फ बातें ही हैं। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहला टेस्ट आज मुल्तान में खेला जा रहा है, होम ग्राउंड का फायदा उठाते हुए। अच्छा, कुछ डिले हुआ है, कुछ सीन डिले हुआ है बिकॉज ऑफ द वेदर। तो जो हम फॉग की बात कर रहे थे ना, तो वो फॉग लगता है करेंगे। अभी एम्पायर्स जो हैं वो मुआयना कर रहे हैं ग्राउंड का कि सूरत हाल क्या है, ये जो ग्राउंड को ठीक लग रहा है, नमी है, इसकी वजह से कितना मुतासर हुआ है मामला। शुरू तो होगा लेकिन हो सकता है कुछ देर बाद हो। ठीक है जी, ये है। और बट व्हाट शुड बी द एक्सपेक्टेशन टुडे? ऑब्वियसली मतलब कुछ देर बाद हो, लेकिन होगा तो सही ना। सेंचुरी बनाए, क्या बाबर आजम सेंचुरी बनाए, हमारी एक्सपेक्टेशन है, हमारी उम्मीद है। और मोहम्मद हुरैरा का डेब्यू है, उनका डेब्यू है टेस्ट, और अल्लाह करे वो भी एक बड़ी इनिंग खेलें। मुल्तान के विकेट आपको पता है स्पिन बॉलिंग के लिए ज़्यादा मुफीद है, मददगार साबित होती है, और इसको मद्देनज़र रखते हुए 3 स्पिनर्स और 1 फास्ट बॉलर को शामिल किया है। पाकिस्तान टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ होम टेस्ट सीरीज़ के हीरो साजिद खान से उम्मीदें भी लगाई हुई हैं। वो वेस्ट इंडीज़ को दोबारा से स्पिन के जाल में फंसाएंगे और हम ये जीतेंगे। बढ़िया, आपने भी मैच शुरू नहीं हुआ, आगे चला गया है, लेकिन अब्दुल्ला ने एक पूरा एक सीन जो है ना स्केच कर दिया है कि क्या होने वाला है। राशिद भाई हमारे साथ हैं और सिकंदर बख्त जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो हम राशिद भाई से मालूम करते हैं कि क्या उम्मीद जो हमने बांधी है वो दुरुस्त है। अभी जो मौसमी कंडीशंस हैं, अभी तो एम्पायर्स मुआयना भी कर रहे हैं, ग्राउंड का भी, पिच का भी, कुछ हीटर्स भी लगाए गए थे। व्हाट शुड वी एक्सपेक्ट फ्रॉम टुडेज इनिंग्स? बाकी ये मतलब इररिलेवेंट मैचेस जब आ जाते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उस पर तबसरा करना होता है, क्योंकि हम तो करेंगे, लेकिन बहुत जल्दी हम तो करेंगे, हमें तो करना है। और ये अच्छा है कि 2 मैचेस के बाद फिर हमारे अक्टूबर में जाके फिर टेस्ट मैचेस शुरू होंगे। तो यहाँ पे एक चीज प्लस जो पॉइंट नजर आ रहा है वो हुरैरा का डेब्यू है, जिसने स्टार्ट लिया था तकरीबन 1166 रन किए थे 2022-23 के सीजन में। 23-24 में भी 1000 रन किए। ये सीजन बहुत अच्छा नहीं जा रहा था उनको इंजरी हो गई थी, उनके थंब में या फिंगर में बॉल लगी थी जो कि वो कैरी कर रहे थे। अब बेहतर हुए और वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो इस्लामाबाद क्लब में साइड मैच हुआ है, ईच इनिंग उन्होंने 50 रन किए। अच्छा, उनका स्टार्ट तो अच्छा है, फर्स्ट क्लास का भी, और सारी चीजें। आप ये देखना है कि वो किस हद तक अपने आप को मनवा पाएंगे, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक बाहर है, इमाम उल हक बाहर है, शान मसूद इन है,
बाबर आजम वापस आए पाकिस्तानी सीरीज में, तो बहुत सारी चीजें ये है कि बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस होने के बावजूद हमें नेक्स्ट सीरीज है बहुत बाद में है, लेकिन फिर भी हमें परफॉर्म करना है। अपने जो टेस्ट प्लेयर्स जो हैं हमें उनको बेहतर तरीके से अप्रोच करना है, खिलाना है उनको। और एक जो बुरी बात तो कह सकते हैं कि आप एक सीरीज खेलते हैं 3 स्पिनर खिलाते हैं और एक सीरीज में एक स्पिनर को भी ट्राई नहीं करते। ये एक चीज ऐसी है जिसपे पाकिस्तानी मैनेजमेंट को सोचना चाहिए। पिच जैसी भी हो, हमें अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना चाहिए। स्पिनर हमारा अच्छे है, साउथ अफ्रीका में ट्राई करना चाहिए था। यहाँ पे हम तमाम स्पिनर्स के साथ जा रहे हैं। चौथा हमारा सलमान अली आगा होंगे, तो इसमें वेस्ट इंडियन अच्छी टीम है, लेकिन स्पिनर पे हमेशा पाकिस्तान में स्ट्रगल किया होगा। ऑलराइट, चलें यही बात हम जरा सिकंदर से भी पूछते हैं। सिकंदर, सबसे पहले तो बता दें कि रेलेवेंट मैचेस का अगर हमने जिक्र किया ही है, प्लेयर्स भी यही समझते होंगे, आई मीन जो टीम है उनके लिए तो ये दे हैव टू स्टिल अ मैच एंड दे स्टिल हैव टू परफॉर्म देयर बेस्ट, या फिर उनकी भी सेंस ये होती है कि ये मैच तो यू नो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस गुजर जाए। देखिए, हर मैच इंपॉर्टेंट होता है। पाकिस्तान का नंबर जो है 7 है रैंकिंग में, वेस्ट इंडीज 8 हैं, दोनों टक्कर की टीम है एक तरीके से देखा जाए रैंकिंग के हिसाब से, नंबर 1। नंबर 2, ये सीजन मुल्तान के लिए नहीं है। इधर हम हर रोज आपका डिले होगा, हर रोज धुंध आएगी, हर रोज आप परेशान होंगे। हम सारी जिंदगी क्रिकेट, ये मैच सपोज टू स्टार्ट एट 10 o'clock, मगर हम उसको 10:30 तक ले गए और अभी भी डिले का है, इसलिए कि हमने स्टेडियम को रेनोवेट तो नहीं कह सकते, तोड़ ही दिया है। रेनोवेशन इज डिफरेंट वर्ड, वी आर कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू स्टेडियम। तो ये 2 चीजें हो गई। तो हम एक नया स्टेडियम 2 बना रहे हैं, आखिरी लम्हों में बना रहे हैं। तो ये अदरवाइज ये मैच कराची ये इस मौसम में जरा कहीं भी मुश्किल हो जाता, मतलब नहीं, नॉट जस्ट दैट, अभी तो वैसे ही मुल्तान के अलावा और कहाँ हो सकता था, सब कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है। हाँ, अभी तो आप कराची में जाएंगे तो खुदा भला करे, वहां पे तो मैच पूरा हो जाएगा, मगर दूसरी जगहों पे पंजाब में हमने जब भी मैच खेला, मैच 11 साढ़े 11 बजे ही शुरू होता था। अच्छा, ये तो चीज होगी ग्राउंड की। अब इन्होंने टीम की बात की, राशिद ने खुद इन्होंने कह दिया, मैं पिछले जब से मैं प्रोग्राम्स कर रहा हूँ एक ही चीज कहता हूँ कि जब लड़का परफॉर्मेंस करे उस सीजन में उसको खिलाओ। अभी राशिद ने हुरैरा की सारी परफॉर्मेंसेस बता दी और पिछले साल उन्होंने बताया कि रन्स किए इतने सारे, मगर आपने उस वक्त क्यों नहीं खिलाया? आप एक मतलब ये कि ये एक इतना बड़ा अलमिया है। और मुझे हैरत इस बात की होती है कि वहां पर क्रिकेटर्स मौजूद हैं, उनके मेंटोर्स हैं जो 50 लाख रुपए की तनख्वाह ले रहे हैं। उसके अलावा वहां पे 6 मुख्तलिफ क्रिकेटर्स हैं। मुझे लगता है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने चेक का इंतजार करते हैं, कोई अच्छी राय नहीं देते कि लड़के को। अब इस सीजन में इमाम ने रन किए, इस सीजन में अजान ने रन किए, ठीक है। तो इमाम को मैं जब वो बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे थे तो उनके चचा जो थे वो सेलेक्टर थे, तो उन्होंने उनको जबरदस्ती खिला दिया। समी असलम अमेरिका चला गया, वो खेलता था ओपनर, उसको हटाकर इन्होंने अपने इंजमाम साहब जो सेलेक्टर थे उन्होंने अपने भतीजे को खिलाया। उसका नतीजा ये हुआ समी असलम अमेरिका जाके सेटल हो गया। तो हम जो है ये सारी चीजें कोई नोट नहीं करता, मैं नोट करता हूँ और ये चीजें जो हैं बहुत हर्ट करती हैं। इस दफा मैं इमाम को खुद सपोर्ट कर रहा हूँ इसलिए कि उसने रन्स किए हुए थे, 3 सेंचुरियां थी, उसको खिलाते। मगर आपने हुरैरा को खिलाया जिसने पिछले साल रन्स किए। अभी राशिद ने खुद बता दिया इस सीजन ये अच्छा नहीं गया उसका। तो हम लोग अजीब सी कैफियत में हैं। और मगर मुझे क्रिकेट बोर्ड चलाने वालों से कोई एतराज नहीं है, इसलिए कि उन्हें क्रिकेट का नहीं पता। असल फॉल्ट किनका है? वो लोग जो क्रिकेट खेलते हैं, उनके साथ एडवाइजर्स हैं, वो इनको सही एडवाइस नहीं करते। और मुझे हैरत होती है कि अगर वहाँ क्रिकेटर मौजूद है तो वो क्रिकेट पे क्रिकेट की बात करें, और बाकी जो चलाने वाले हैं उनको तो क्रिकेट का नहीं पता। तो सिकंदर, बेसिकली आप कह रहे हैं कि जिसका जब जिस तरह आपने सारे नाम लिए हैं, द मोमेंट व्हेन दे आर अच्छा सीजन हो, वो तब उसको नहीं यूटिलाइज किया जाता। भाई आप भी तो यही कहते हैं ना कि एक सीजन की बेसिस पे मौका नहीं मिलना चाहिए, मतलब 2-3 सीजन को सस्ता देखें उसके बाद किसी को मौका दें। तो जब 2-3 सीजन की बात हो तो उसमें 1-1.5 साल तो गुजर ही जाता है। जी, बैट्समैन को कोशिश यही करनी चाहिए जब सेलेक्ट करें 2 से 3 सीजन में उनके 2025 रन हो, करीब 5 से 8 सेंचुरीज होनी चाहिए, मतलब रफली होनी चाहिए, क्योंकि उसको खेलना आना चाहिए। जिस तरह से हम देखते हैं कामरान गुलाम आए, उन्होंने बहुत ज्यादा क्रिकेट खेली थी, 15 सेंचुरी थी, उनकी एज 30-31 हो चुकी है। हम बहुत डिले कर देते हैं कभी कभार। इन्होंने 2019-20 में सीजन में रिकॉर्ड किया था पाकिस्तान का, 1200 समथिंग रन बनाए थे। तो मौके पे बिल्कुल देना चाहिए। हुरैरा टीम के साथ रहे,
श्रीलंका टेस्ट स्क्वाड जब गया था श्रीलंका, वहाँ पे 2 मैचेस हुए थे, उसमें टीम के साथ थे, वापस आए ड्रॉप हो गए। उसके बाद दोबारा एक टीम बनाई थी जो होम थी, उसमें वो थे, उसके बाद फिर ड्रॉप हो गए। तो मेरे ख्याल से वहाँ पे मौका नहीं मिल रहा था क्योंकि सारे प्लेयर्स खेल रहे थे। अब्दुल्ला शफीक अच्छी फॉर्म में थे, इमामुल हक भी अच्छी फॉर्म में थे, सिर्फ और सिर्फ एक प्लेयर अच्छी फॉर्म में नहीं था, वो शान मसूद था। जब तक शान मसूद ने रन नहीं कर लिए, ना बाबर आजम ड्रॉप हुआ, ना अब्दुल्ला शफीक ड्रॉप हुआ। उसके बाद अब इमामुल हक भी ड्रॉप हुआ, बाबर आजम ड्रॉप होने के बाद कामरान गुलाम ने अपनी जगह बना ली, एक एडिड प्रेशर मिडिल ऑर्डर पे आ गया, तो वो एक और चीज है। फिर हम ज्यादा रिलाई कर रहे हैं सलमान अली आगा के ऊपर भी कर रहे हैं, हमने पिछले दिनों आमिर जमाल के ऊपर भी रिलाई किया। तो हमारी जो टेस्ट स्क्वाड है ना, वो वनडे की टीम से थोड़ी सी मिलती जुलती है, लेकिन बात हुरैरा की हो रही है। मेरा ये मानना है, सिकू भाई की बात ओपिनियन अपना है और रिस्पेक्ट है, लेकिन फ्यूचर अगर देखते हैं 2-3 प्लेयर थोड़ा सा अगर फिटनेस का इशू हुआ, एज उनको पकड़ रही है, अगले साल आ जाएगा तो 37-38 के ओपनर्स हो जाएंगे हमारे। इस वजह से एक नया खून, नया न्यू ब्लड डालना जरूरी है। अब्दुल्ला शफीक हमारे पास वापस आएगा और हुरैरा को मेरे ख्याल से पॉजिटिवली अगर देखा जाए तो राइट टाइम पे चांस दिया है, क्योंकि मुश्किल सीरीज नहीं है ये। यहाँ पे उम्मीद है कि अच्छे रन बन के अपने आप को मुस्तहकम करेंगे, क्योंकि चंद प्लेयरों में से वो एक प्लेयर है जिनका फ्यूचर अच्छा लग रहा है। अच्छा अब्दुल्ला, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। अभी राशिद ने खुद एज की बात की। हमने पाकिस्तान की टीम में एक नए लड़के को इंडक्ट किया है, उसका नाम है काशिफ अली। राशिद, उसकी क्या उम्र है? अराउंड 27 होगी। नहीं, 31 है। जो हमारा एक्सपर्ट था 31 इयर्स ओल्ड लड़के को आप लेकर आए हैं, एक फास्ट बॉलर को। 30 की उम्र में तो फारिग हो चुका होता है, खत्म हो चुका होता है, उसमें वो जान ही नहीं रहती। 31 की उम्र के बाद वो लोग खेलते हैं 30, जो कि बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर हो और जिन्होंने उस वक्त तक 30-40 टेस्ट मैच खेले और फिर वो अपने एक्सपीरियंस से खेलते हैं। तो हमारे जो सिलेक्टर हैं वो क्रिकेटर ही है ना, और वो इस किस्म की गलती करते हैं। आप मुझे बताएं, उसके बजाय कोई नौजवान बच्चे को साथ रखते। वैसे तो अभी डोमेस्टिक क्रिकेट चल रही है, मैं तो उसके फेवर में नहीं हूँ कि वहाँ पे नौजवानों को खेलने दें। ऐसे लड़के उनको खिलाएं जो कि नए बच्चे हों 21-20 साल के, ताकि वो ग्रूमिंग हो उनकी और फिर वो लॉन्ग टर्म चल सकें। अब सिकू भाई उसकी 26 इयर्स 345 डेज है काशिफ अली की। सिकू भाई, काशिफ को आपने 4-5 साल बढ़ा के चले, हम इसकी एज आपने 30 क्रॉस करा दिया। एज पे इसकी बाद में डिसाइड कर लेंगे ना, एग्जैक्टली पता कर लेते हैं अपने साथियों से भी, अपने जो कॉरेस्पॉन्डेंट से हमारे हैं कि एग्जैक्टली क्या एज है। अब बता दीजिएगा, रुहेल नज़ीर जो हैं वो एज अ विकेट कीपर बैटर आए हैं, तो क्या कोई चांस लगता है आपको कि दूसरे टेस्ट में मे बी रिजवान वुड रेस्ट एंड रुहेल वुड प्ले, बिकॉज आगे ट्राई नेशन सीरीज है, फिर चैंपियंस ट्रॉफी तो है। कंकशन रूल की वजह से एक विकेट कीपर टीम में रखना जरूरी है। अब तो ये रूल भी आ गया कि अगर कोई इंजरी है तो उसमें विकेट कीपर विकेट कीपिंग कर सकता है, रिप्लेसमेंट मिल सकती है। हसीबुल्ला इंजर हो गए, वरना वो लास्ट टेस्ट सुना तक खेल रहे थे साउथ अफ्रीका में, और वो 1 महीने के लिए बाहर हुए हैं, अभी वापस आएंगे, शायद PSL में वापस वो आएंगे। तो उसकी वजह से रोहिल नदीर काफी पुराने प्लेयर है। पुराने का मतलब कि पाकिस्तान अंडर 19 2 दफा खेल चुके हैं, कैप्टन भी रहे पाकिस्तान, शाहीन से खेल चुके हैं रिसेंटली। ठीक है, डोमेस्टिक में उन्हें 40-45 एक सीजन में भी 2 सीजन पहले या 1 सीजन पहले उन्होंने कैचेस किए थे, जो कि बहुत खुशाइन चीज है। तो मेरे ख्याल से खिलाने का इतना नहीं लग रहा, रिप्लेसमेंट का है कि बैकअप विकेट कीपर एक जरूरी है टीम में, इस वजह से उनको रखा हुआ है। बस वो हुज्जत तमाम की गई है। जब आप कुछ बोलूं मैं पे अब्दुल्ला जी, ब्रीफली टाइम कम है। हाँ, जल्दी से बता देता हूँ। मैं पिछले 2-3 साल से अगर आपको याद हो मैं क्या कह रहा हूँ कि सरफराज जो जिसकी उम्र इस वक्त 38 है, उस वक्त मैं मना करता था उनको वहां पे पानी पिलाने के लिए ना बिठाएं, एक नौजवान बच्चे को बिठाएं, आज ग्रूम हो चुका होता। एक बंदा जो कि कैप्टन, जी, I remember you have said it multiple times, सिकंदर, we have discussed it multiple times. अब आप कह रहे हैं कि अच्छा, अब याद रखें अब्दुल्ला, हमारे पास जो स्पिनर्स हैं, एक की उम्र 38 है और ऑफिशियली 38 है, पता नहीं कितनी होगी, और फिर साजिद खान 31-32 है। तो आपने अभी स्पिनर भी ढूंढना है भाई, वो कहाँ आएगा, कब आएगा? जी, वो भी ढूंढना है। थैंक यू सिकंदर, थैंक यू राशिद। मतलब अभी कितनी सैड 31 पे हम कह रहे हैं कि मतलब रिटायर हो जाते हैं, तब तक ऑफ कोर्स क्रिकेटर्स की बात हो रही है, बट व्हाट इज 31? मतलब स्पोर्ट्स में ये बड़ी ट्रेजेडी होती है कि यू गेट इनटू योर 30s एंड यू आर काइंड ऑफ ओवर। सैफ अली खान जो हैं वो, उन पे हमला हुआ, आपको पता है, इट इज अ सीरियस मैटर, और
उनके घर में घुस के मतलब डकैती की मुजामत में जख्मी वो हुए। ये जानलेवा कातिलाना हमला था, मगर अगर किसी का चाकू आपकी रीढ़ की हड्डी के गूदे तक पहुंच जाए तो फिर और टूट जाए, बीच में से आप सारी उम्र के लिए माजूर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। अब्दुल्ला चाकू निकालना पड़ा सर्जरी में, एटलीस्ट जो जितनी बातें सामने आ रही हैं, और साथ ही उनकी फैमिली की तरफ से भी पोस्ट्स हैं ऑन सोशल मीडिया टू गिव देम प्राइवेसी, बिकॉज ऑब्वियसली इतनी बड़ी ये हैपनिंग है इन द वर्ल्ड ऑफ बॉलीवुड कि एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट इट। करीना कपूर खान ने भी पूरी पोस्ट डाली है, क्या हुआ, फिर लीलावती अस्पताल में न्यूरोसर्जन डॉक्टर्स का उन्होंने तस्करा किया है, उनका शुक्रिया अदा किया है। जाहिर है कि अभी तो बहुत टाइम लगेगा रिकवरी में, फिजियोथेरेपी भी हो सकता है हो एंड व्हाट फिर उनकी कॉस्मेटिक सर्जरी भी हुई है, उनके हाथ पे उनकी गर्दन पे मतलब चाकू के निशान है। मैं कहती हूँ जिन्होंने जितने इन्होंने रोल्स प्ले किए होंगे मूवीज में, और मूवीज में हम देखते हैं इतनी एग्जैजरेटेड एक्स्ट्राऑर्डिनरी बातें हो जाती हैं, बट एक्चुअली मूवीज इमिटेट रियल लाइफ, क्योंकि उनकी तो अपनी जाती जिंदगी में अगर ये हमला हुआ है, ये खासा मतलब जाहिर है अदाकार हैं, सुपरस्टार हैं, लेकिन ये खासा फिल्मी सीन था जो हुआ है। सो उनके लिए दुआएं, यस जल्द सेहतयाब हों और ठीक हों। और उसी तरह ही अभी मैच शुरू नहीं हुआ, मैच नहीं पड़ा जिसको हम कहते हैं, बिल्कुल ही नहीं शुरू हुआ बिकॉज ऑफ सम वेदर प्रॉब्लम्स, फॉगी का सिचुएशन चल रही है ना मुल्तान में, लेकिन होपफुली हो जाएगा और ऑफ कोर्स वी विल कीप यू अपडेटेड। लेकिन एक बात जो हम पहले कर रहे थे पिछले घंटे में, और इसकी बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हुकूमत के इंसानी स्मगलर्स पर काबू पाने के तमाम दावे जो है ना वो खोखले साबित हो गए हैं, क्योंकि एक हादसा अभी ख़त्म नहीं होता, बल्कि उसका दुख जो है वो थमता नहीं है कि एक और हादसा हो जाता है। और कल एक वाक़े में गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने वाले 44 पाकिस्तानी डूबकर जाँ बहक हो गए। 44, और हर बार नंबर छोटा नहीं होता, बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर होता है। 12 का ताल्लुक सिर्फ गुजरात से था। कश्ती में 66 पाकिस्तानियों समेत 86 अफराद सवार थे। ये कश्ती मौरितानिया से स्पेन जा रही थी। हलाकतों की मजमूई तादाद 50 बताई गई है। मराकश के हुक्काम ने 36 अफराद को बचा लिया है। मराकश में पाकिस्तानी सफारत खाना हादसे के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल कर रहा है। गुजरात के जाबहक अफराद के अहल खाना ने खौफनाक इंकशाफ किया है कि इंसानी स्मगलर्स ने कश्ती समुंदर के बीच में खड़ी कर दी और सवार अफराद को ब्लैकमेल किया कि अपने घर वालों से मज़ीद रकम मंगवाएं। वैसे समंदर के बीच में कैसे रकम मंगवाएं? मतलब कहाँ से राब्ता होगा, के क्या करना है, कहाँ से राब्ता हो रहा होगा, या पता नहीं ऐसे किसी एरिया में होंगे जहाँ मोबाइल फ़ोन या कोई वाईफाई का इंतज़ाम किया हुआ होगा। शदीद सर्दी और भूख से बीमार हुए वे पाकिस्तानियों को कश्ती से उठाकर समुंदर में फेंक दिया गया। मतलब ये हमने फिल्मों में सीन देखे हैं ना, ये हकीकत में हो रहा है। 2025 की हम बात कर रहे हैं कि जो बीमार है, लागर है, जो ज़्यादा भूखा है, उसे डुबो दो। हाँ, लेकिन 2025 में ही लोग कश्तियों पे भाग के यूरोप भी जाने की कोशिश कर रहे हैं, मुल्क से जाने की कोशिश भी कर रहे हैं। तशद्दुद भी किया गया। दफ्तर खारिजा के मुताबिक हादसे में बच जाने वाले अफराद कैंप में मौजूद हैं और रबात में पाकिस्तानी सफारत खाना मकामी हुक्काम के साथ राब्ते में हैं। 40 पाकिस्तानी गुज़श्ता माह भी यूनान के करीब कश्तियां डूबने से जाबाहक हो गए थे। एज वी स्पीक, मतलब हमें पिछली दफ़ा जब बात कर रहे थे हमें नहीं लग रहा था कि शायद इस वक्त भी कोई रास्ते में होगा। एज वी स्पीक मुझे लग रहा है कि अभी भी कितने बच्चे होंगे जो रास्ते में होंगे या जो कश्ती पे लोड हो रहे होंगे, और उनको ये खबरें पहुंचती होंगी, उनको ये खबरें पहुंचती होंगी, बट दे आर स्टिल विलिंग टू रिस्क देयर लाइव्स। ये जो है ना बात कि हम बेशक मर जाएं लेकिन हम निकल जाएं किसी तरीके से, ये खतरनाक बात है, क्योंकि अगर आप मरने को तैयार हो तो आप कैसे रोकें किसी को? हालात का कम है लेना देना, इसमें एजुकेशन, अवेयरनेस, जरा ट्रेनिंग, जरा ब्रेन वॉशिंग शायद ज्यादा है। लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज भी है। इनको इतना डेड नजर आता है यहाँ, कोई प्रोग्रेस, कोई सीन, कि they would rather go abroad and die than stay here. Rather somebody would tell them कि यहाँ पे भी बहुत मौके हैं, बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। एजाज सैयद हमारे साथ हैं, नुमाइंदा खुसूसी जियो न्यूज़। एजाज, क्या हम बात करें, पहले तो ये बता दें कि हुकूमत ने जो मेजर्स लिए ह्यूमन स्मगलर्स को पकड़ने के लिए, और हमें पता भी है, बताते भी रहे, अपडेट भी होते रहे हम, लेकिन अपेरेंटली ये तो ना खत्म होने वाले गैंग्स हैं, जो एक को बंद कराओ तो दूसरा खड़ा हो जाता है, क्योंकि पाकिस्तानी तो भर भर के जा रहे हैं फिर भी इलीगल तरीकों से। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला। और ये मैं आपको एक बात बताऊं कि आपकी बात मैंने सारी सुनी है और आप ज़ाहिर है गवर्नमेंट के ऊपर लगा रहे हैं और गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है, लेकिन ये मसला सिर्फ हुकूमत से हल नहीं होना, ना ये मसला सिर्फ हुकूमत से मुतालिक है, ये मसला एक सोशो
इकोनॉमिक मसला है जिसमें FIA का रोल भी है, जिसमें हुकूमत की तरफ से अपॉर्चुनिटीज का भी रोल है, और इन इलाकों में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाने की भी जरूरत है। इनकी स्किल डेवलपमेंट के लिए वहां पर तालीमी इदारे बनाने की जरूरत है। जो काम हुकूमत को कर रहे हैं वो हुकूमत अनफॉर्चुनेटली इन इलाकों में नहीं कर रही। अवेयरनेस की कैंपेन चलाने की जरूरत है। देखिए, हुकूमत को चाहिए कि इन इलाकों में स्किल डेवलपमेंट के लिए अदारे कायम करे ताकि इन लोगों की स्किल डेवलप हो, और अगर उन्होंने बाहर जाना है तो लीगल तरीके से बाहर जाए। जो काम हुकूमत ने करना था वो नहीं किया। एक हमारे एक बड़े मारूफ नाम है अहमद शफीक, उन्होंने वहां पर एक इदारा खोल दिया है साहिल लमकीर में स्किल डेवलपमेंट के लिए। तो बात यह कि ये तो हुकूमत को करने का काम है। अब लास्ट टाइम जो कश्ती हादसा हुआ है दिसंबर में, उसमें हुकूमत ने 38 जो FIA ऑफिशियल्स हैं उनको रिमूव फ्रॉम सर्विस कर दिया है। 38 रेड 170 के करीब लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन आप जरा हुमा चक्कर लगाएं, और मैं तो कहूंगा आप दोनों को, अब्दुल्ला और हुमा, के कभी चक्कर लगाएं, गुजरात से एक प्रोग्राम करें, वहां पर जाके देखें। जब आप गांव में दाखिल होते हैं तो गांव में एक तरफ झोपड़ी है और एक तरफ बहुत बड़ा महल है। तो जो उस एक महल है और जो बच्चा उस झोपड़ी में है वो देखता है महल की तरफ और कहता है ये तो डंकी लगा के चला गया था, मैं अपनी जो किस्मत है क्यों ना आजमाऊं। तो ये जो इस तरह की अनजस्टिफाइड और अनजस्ट पैरेलल्स मौजूद है यहाँ पर हमारी सोसाइटी में, इनको ठीक करना होगा। ये लोगों का भी लोग भी इसमें बहुत बड़े कसूरवार हैं। आप देखें एक और पहलू कि एक वालिदा है जिनका बच्चा कश्ती का जो हादसा हुआ था 2023, उसमें 46 लाख रुपए देके भेजा था उस औरत ने अपने बच्चे को जब वो हादसा। लेकिन एक सेकंड एजाज, 46 लाख अगर किसी के पास हो तो वो तो कोई कारोबार कर सकता है, कोई पोल्ट्री फार्म डाल सकता है, कोई बकरियों का फार्म डाल सकता है। मुझे ये समझाएं कि जिनके पास 46 लाख चलो जमा कर ही लिए बच्चे को बाहर भेजने के लिए, उनको ये सेंस नहीं है कि आप अपना कारोबार भी इस पैसे से शुरू कर सकते हैं, इससे बहुत कम से भी। ये सेंस बच्चों को बाहर क्यों भेजते हैं? लोग अपने घर भेज देते हैं, अपने प्रॉपर्टी सब कुछ भेज देते हैं, पैसे इकट्ठे करते हैं। वो बात सुने बड़ी इंटरेस्टिंग है मोहम्मद। जी जी। मामला हुआ कि उस औरत ने अपने बच्चे को बाहर भेजा, 46 लाख के करीब पैसे खर्च किए, वुमेन स्मगलर को दिए। वो बच्चा उस कश्ती में डूब गया। ये औरत कंप्लेनेंट बनी और आप सुन के आगे हैरान होंगे कि वो स्मगलर ने आके पैसे वापस किए। उसने कहा मैं अगली दफा जो बंदे लेके जाऊंगा आपके अगले बच्चे को एडजस्ट कर लूंगा, और वो बच्चा एडजस्ट हुआ और वो औरत कंप्लेंट उसने वापस ले ली। अब आप क्या करेंगे? मतलब उसको तो लगा होगा कि बड़ी उसने कहा मैं अगली दफा फिर ट्राई करूंगी। अच्छा, ये सप्लाई और डिमांड का इशू भी है। जब तक डिमांड मौजूद रहेगी शायद जब तक सप्लाई भी मौजूद रहेगी। मतलब सप्लाई, अगर हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग स्मगलर्स की बात करें, ह्यूमन ट्रैफिकर्स की बात करें, तो अभी भी FIA ने जो प्रेस रिलीज जारी की है, बड़ी कार्रवाइयाँ हुई हैं, गिरफ्तारियाँ हुई हैं, सारा कुछ है। डिमांड भी तो ख़त्म हो। डिमांड ख़त्म होने के लिए भी हुकूमत कुछ गौर कर रही है कि यहाँ पे इन इलाकों की अपलिफ्टिंग के लिए क्या किया जाए, क्योंकि सिर्फ स्मगलरों पे क्रैकडाउन करके FIA वालों को बर्खास्त कर करके तो मामला नहीं बनेगा, क्योंकि वहाँ तो लोग खुद चाहते हैं कि ये लोग हों जो हमें बाहर लेके जाएं। देखिए, ये पट्टी है गुजर खान से लेकर गुजरावाला तक की पट्टी है। सियालकोट भी इसमें बीच में शामिल है, शेखुपुरा भी शामिल है, इसमें जेल शामिल है, गुजरात शामिल है। ये पूरी पट्टी है। मेरे ख्याल में पंजाब गवर्नमेंट को फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिलकर इसको स्पेशल, इस इलाके में स्पेशल इमरजेंसी नाफज करनी चाहिए, और जो हमारे जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है उसको भी अलर्ट करना चाहिए। अच्छा, एक और बड़ा मामला है कि हम अब्दुल्ला, मैं आपकी बात सुन रहा था, आपने कहा कि पाकिस्तान ने बचा लिया या बचा लिया गया कुछ पाकिस्तानियों को। उसमें पाकिस्तान का या पाकिस्तानी सफारतखाने का कोई रोल नहीं है। वो समुंदर में थे, समुंदर में से लाशें गिरी, वो मराकश के साहिल से आके लाशें टकराई, तो तब पता चला, और तब जो मराकश की अथॉरिटीज है उन्होंने कार्रवाई की, कुछ और लोगों ने कार्रवाई की। एक बात, पाकिस्तान के जो सफारतखाने हैं वो एक्टिवली काम करते हैं। हमारे अक्सर लोग ये भी कह देते हैं, आप देखिए राबिया बसरी है मराकश में पाकिस्तान की सफीर, उन्होंने 2 बंदे बाकायदा भेजे हैं, बाय एयर वो वहां पर पहुंच रहे हैं। तो पाकिस्तान के सफारतखानों की हम बात करते हैं, वहां पर बड़ी कोशिश होती है।
मामला बाहर से बैठ के नहीं है। ग्रीक में जो पाकिस्तान का स्क्वाड खाना है वो भी एक्टिव होता है, लेकिन वो तो रिलीफ और रेस्क्यू में जाके मुतलका हुकूमत से दरखास्त करते हैं। मामला यहाँ पर है कि ये लोग खुद जाना चाहते हैं और इन्होंने वहां पर एक ऐसा एनवायरनमेंट कायम किया है, जब तक उस इन इलाकों में बाहर जाने को कर्ज करार नहीं दिया जाएगा, उसमें दिलचस्पी खत्म नहीं की जाएगी, तब तक ये मामला आगे नहीं बढ़ेगा। और ये दिलचस्पी मेजर अवेयरनेस कैंपेन्स की जरूरत है। इस पे तो स्ट्रेटेजाइज करने की जरूरत है। इन इलाकों की अपलिफ्टिंग के लिए प्लानिंग की जरूरत है। शुक्रिया। That's all. Thank you, Azaz, for being with us. Azaz, thank you for him. Thank you. बट हुकूमत पंजाब भी देखे, खुसूसी तौर पर वफाकी हुकूमत भी देखे कि इन इलाकों में जहाँ पर लिटरली हम इसे नासूरी कहेंगे, ये सरायत अब कर चुका है और ये ट्रेंड है और हमें पता है, आइडेंटिफाई हो गई हैं ऐसी पट्टियाँ, ऐसे एरियाज, ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स जहाँ पे ज़्यादा है ये रुझान। स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स बनाए, मतलब उनको इंसेंटिव्स दें कि यू कैन स्टे हियर एंड डू बेटर एंड प्रोग्रेस एज वेल। तो ये उनको जैसे उंगली पकड़ के बताना नहीं पड़ता, वो करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। अदरवाइज यहाँ माइंडसेट्स जो हैं, बिकॉज वही वाली बात है जिस तरह एजाज कहते हैं, 2-4 पहुंच भी गए, उनका कुछ बन भी गया, तो वो कंपैरिजन इतना स्टार्क हो गया, विच इज यू कैन से 1 in a million। ना सिर्फ कि बच के डूबे नहीं, बच गए, पहुंच गए, और उसके बाद टू डू वेल, क्योंकि हमने बहुत बार आपको ये भी बताया, जो पहुंच भी जाते हैं उनकी भी जिंदगी आसान नहीं होती। दे आर इलीगल ओवर देयर। कोई जॉब्स आपको कोई जबरदस्त किस्म के कोई आपकी 1970 की दिहाई या 80 की दिहाई नहीं है, मतलब आप जो 70, 80 और इवन 90 की भी दिहाई के शुरू में या अवाइल में जो होता रहा है, अब ये नहीं, अब नहीं है आसान। तो वो जिनसे आप अपने कंपैरिजन्स कर रहे हैं वो किसी और वक्तों के गए हुए थे और उनकी बन गई, लेकिन अब ज्यादातर चांसेस ये हैं कि जब आपके लोग पहुंच भी जाते हैं तो उनकी वो जिंदगी इज अ स्ट्रगल, और फिर उनके लिए वापस आना भी मुश्किल हो जाता है। ना कंप्यूटर था, ना इंटरनेट था, अब सारा डेटा ऑनलाइन होता है, हर चीज एक क्लिक पे सामने आ जाती है। तब के वक्त और थे, तब ज्यादा आसान था उन माशरों में घुल मिल जाना और वहां पे काम करना। चलता था ना, इलीगल घुसे चले जा रहे हैं। अब तो आप उनके वाटर्स में देखें, उनके पानियों में देखें कि क्या सर्वेलेंस होती है, क्या उनके जो पुलिस होती है उनकी इमिग्रेंट्स, ऐसे इलीगल इमिग्रेंट्स को पकड़ने के लिए, दे आर ऑल ओवर द प्लेस। इसलिए बच के निकल जाना ज्यादातर यही होता है कि डूब वगैरह जाएंगे। दिस हैज टू स्टॉप। देखिए यही बात है कि उनको कुछ अल्टरनेटिव देना पड़ेगा, अदरवाइज ये रुकेंगे नहीं। अच्छा जी, कराची में लाइसेंस पे भी बड़ी सख्ती की जा रही है, ट्रैफिक हादसात में भी इजाफा हो रहा है, ज़्यादा तादाद मोटरसाइकिल सवारों की है। इन हादसात में अब तक सैकड़ों की तादाद में शहरी अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। इट इज़ नॉट अबाउट विक्टिम ब्लेमिंग, लेकिन आप देख लें, आप 5 मिनट खड़े होकर किसी भी सड़क पे देख लें कि किस तरह से ये हमारे जो बच्चे, नौजवान, इवन नॉट सो नौजवान भी मोटरसाइकिल दौड़ाते हैं। ना लाइन का ख्याल है, ना लेन का ख्याल है, ना हेलमेट है, ना लाइट है, ना साइड मिरर है, और अगर बच जाते हैं तो माजूर हो जाते हैं जिंदगी भर के लिए। शहर में चलने वाले लाखों की तादाद में मोटरसाइकिल्स इसकी जद में आ सकते हैं, क्योंकि अब सैकड़ों तो आ ही रहे हैं। क्या वजूहात हैं इसकी? किस तरह से ये हादसे हो रहे, मतलब रुक ही नहीं रहे। इट्स वेरी स्केरी। पता है कभी कभार वो इतनी डेयरिंग एक्ट्स होते हैं मोटर बाइक्स के कि अगर आप अपनी लेन में सही भी चला रहे हो तो आपका अपना एक्सीडेंट हो सकता है बिकॉज ऑफ समबडी एल्स। मतलब बहुत बार ये मैंने देखा भी है होते हुए, और फील भी किया है कि हो सकता है बिकॉज आप खुद बचाने की, जिसको अपनी जान की फिक्र नहीं है, आप उसको बचाने के लिए कहीं एक्सीडेंट कर बैठे, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। और आप लिटरली अपनी ब्रेक मार लेते हैं या स्पीड स्लो कर लेते हैं और आप उसको जाने देते हैं, आप उसको जाने देते हैं कि भाई तू निकल जा, क्योंकि अगर मैं भी चल रहा हूँ तो तुमने तो रुकना नहीं है। केरी प्लीज एहतियात करें, कहने का मकसद ये, हेलमेट पहने और अपनी मोटर बाइक पे साइड मिरर्स लगाएं, उसकी लाइट जरूर किसी तरह चालू रखें। लाइट भी एट टाइम्स नहीं ऑन होती ना, पीछे वाली या आगे वाली, तो फिर पता भी नहीं चलता कि आगे कोई चीज हो जाता है। इजराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी माहदे पर दोनों जानिब के अवाम ने खुशी का इजहार तो किया है, आलमी सतह पर भी इसे बड़ी सिफारती कामयाबी समझा जा रहा है। 15 माह की खौफनाक तरीन जंग के बाद आमने की उम्मीदें भी बहाल हुई हैं। बाज़ लोगों की आंखों में खुशी है, गम है, मिले जुले जज्बात है। इजराइल और फ़लस्तीनी शहरी तवक्को कर रहे हैं कि फ़रीक़ैन तहम्मुल का मुज़ाहरा करते हुए जंग ख़त्म कर देंगे, लेकिन कल भी इजरायली बर्बरियत जारी रही। 21 बच्चों, 25 ख़वातीन समेत कोई ऑलमोस्ट
87 अफराद को शहीद किया अच्छा, गया। कहा भी जाता है कि जब अनाउंसमेंट हो जाती है ना सीज फायर जंग बंदी की, तो उसमें कहते हैं कि जिससे स्टार्ट होगी या 3 दिन बाद या व्हाटएवर, तो वो जो 3 दिन होते हैं या 2 दिन होते हैं, वो कयामत होती है। मतलब आप जितनी खुशियां मना लें वो इंटेंस, क्योंकि वो एक मौका होता है। और ऑफ कोर्स इजराइल को तो मौका ही चाहिए ना कि हम उस सेकंड तक बम फेंकते रहेंगे जब तक हमने सीज फायर साइन नहीं किया। सफारतकार अमरीका और अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की सफ़ीर रही हैं डॉक्टर मलिहा लोधी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहबा, फ़लस्तीन में जंगबंदी का ऐलान तो हो गया, दुनिया के लिए सर्टनली एक रिलीफ ही है। क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वक्ती तौर पर ही सही खत्ते में कुछ अमन आएगा? क्योंकि जब से ऐलान हुआ है उसके बाद ही हम देख लें कि कार्रवाइयाँ और बढ़ गई हैं, इसराइल की बर्बरियत और बढ़ गई। मेरा ख्याल अभी तफसीलात जो हैं वो आ रही हैं, और आप ये कह सकते हैं कि अनसर्टनिटी या बेयकीनी अभी भी है कि आया इस पे पूरी तरह से अमल हो सकता है या नहीं। जाहिर है ये बहुत ही खुशाइन बात है, इस तरह की सीज़ फायर एग्रीमेंट होना, वो भी 15 महीने की जंग के बाद, जिस जंग में इजराइल ने इतनी बर्बरियत की, इतने ज़्यादा फ़लस्तीनियों को शहीद किया। तो ये तो बिल्कुल ही एक वेलकम न्यूज़ तो है, लेकिन इसकी इन्फोर्समेंट और इम्प्लीमेंटेशन में बहुत सारे चैलेंजेस अभी बाकी हैं। एक तो ये कि जो पहला फेज़ है वो कोई 6 हफ्ते रहेगा, तो पहला तो सवाल ये है कि आया उन 6 हफ्तों में सीज़ फायर जो है वो बरकरार रहेगी या नहीं। और फिर ये कि जो दूसरा मरहला है, बिकॉज ये 3 फेजेस की एग्रीमेंट है, तो दूसरा मरहला जो है उसके बारे में मुज़ाकरात अभी होने हैं, वो अभी शुरू नहीं हुए। और इस पूरे सीज़ फायर की वैसे भी इन्फोर्समेंट जो है वो इतवार को शुरू होगी, संडे को शुरू होगी। और इजरायली कैबिनेट जिसने अप्रूव करना है उसको फ़िलहाल तो इजराइल के वज़ीर आज़म ने मुलतवी किया है। लगता है कि उन पर दबाव फार राइट का बहुत है, उनकी जो राइट विंग है पार्टी की। बहुत सारे सवाल हैं अभी जो कि जिनके जवाब हमारे पास नहीं हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि काफ़ी हद तक इसका क्रेडिट जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को जाता है, इसलिए कि अगर ट्रंप का दबाव ना होता, उन्होंने एक ख़ास एलची भेजा था मशरिक़ वस्ता, जिसने मुलाकात की इजरायली वज़ीर आज़म के साथ भी और बहुत दबाव डाला। डॉक्टर साहब ये भी बताएं कि इस जंग के तनाज़र में सिर्फ फ़लस्तीन ही नहीं, पूरे ख़ित्ते में ऑब्वियसली हमने देखा है कि बड़ी चेंजेस आई हैं, जैसे कि ईरान की डायरेक्ट इंगेजमेंट चैलेंज हुई, शाम में तो ऑब्वियसली सब कुछ ही बदल गया, इजराइल अपने तौर पर एक लोकल सुपर पावर बन गया। तो क्या ये असरात वक्ती आपको लग रहे हैं या फिर इनका असर लॉन्ग टर्म है? देखिए, मशरिक़ वस्ता में बहुत सारी तब्दीलियाँ ज़रूर आई हैं, जिसमें कि हमने ये भी देखा कि जिसको एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं, यानी कि ईरान, हिज़्बुल्लाह और हमास वो काफ़ी हद तक इजराइल की जंग की वजह से कमज़ोर हुए। और फिर ईरान को सेटबैक जो हुआ सीरिया में, लेकिन उसके साथ साथ और डेवलपमेंट्स भी हुई हैं जो इस जंग से पहले हुई हैं, और उनका भी असर होगा। और वो उसमें जो सबसे अहम है वो सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान जो मुफाहमत हुई है, जो राप्रोशमा हुआ है। ये देखिए स्ट्रेटेजिक जो शिफ्ट्स हैं मिडल ईस्ट में, मैं समझती हूँ वो अभी भी जारी हैं। हम ये नहीं कह सकते कि जो स्टैटिक है, यानी कि बस वो एक चीज़ आके रुक गई है एक जगह, तो वो चेंजेस हमें देखनी पड़ेंगी, उनका आगे क्या असर पड़ता है। मगर इस वक्त मैं समझती हूँ जो सबसे बड़ा सवाल है मशरिक़ वस्ता के लिए वो ये है कि आया इस सीज़ फायर एग्रीमेंट से देर पा अमन कायम हो सकेगा या नहीं, इसलिए कि उस पर फिर मबनी होगा, उस पर डिपेंड करेगा जो बाकी तब्दीलियाँ आई हैं मिडल ईस्ट में, वो किस हद तक कहाँ जाएंगी, वो उनका क्या असर होगा, उनका क्या इन्फ्लुएंस होगा मिडल ईस्ट पॉलिटिक्स पे। शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, डॉक्टर मलिहा लोधी हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान आज स्पेस साइंसेज में एक कदम और आगे बढ़ रहा है, जब दोपहर 2 बजे के करीब हमारा अपना बनाया हुआ एक सैटेलाइट जो है स्पेस की तरफ लॉन्च किया जाएगा। स्पार्को के मुताबिक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट EO1, अब्दुल्ला याद रखें, EO1 चाइना से लॉन्च किया जाएगा, और जब ये मुकम्मल फंक्शनल हो जाएगा तब इससे हासिल करदा डेटा मौसम, ज़राअत और शहरी मनसूबाबंदी में भी काम आएगा।
हम बात करेंगे स्पार्को के डिप्टी चीफ मैनेजर अशफाक अमजद खान साहब हमारे मौजूद हैं। अशफाक साहब, जाहिर है हम एक माइलस्टोन तो कहेंगे, क्या नौयत है सैटेलाइट की, किस तरह से हमारे काम आएगा, ये प्लीज़ आप एक्सप्लेन कर दीजिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और पूरी कौम को एक खुशखबरी इंशाल्लाह जल्द मिलने वाली है कि पाकिस्तान का पहला इंडिजीनियस इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट EO1 अभी चाइना से लॉन्च किया जा रहा है, और इंशाल्लाह इसके लॉन्च के बाद पाकिस्तान के साइल और ज़रूरी तरक्की के अंदर काफ़ी अहम पेशकदमी होगी इंशाल्लाह, और अर्बन प्लानिंग और नेचुरल डिज़ास्टर मैनेजमेंट, और फिर उसी के साथ साथ नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट जिसमें वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट और फॉरेस्ट मैनेजमेंट, इसके ऊपर ये सैटेलाइट काफ़ी कारआमद साबित होगा। अच्छा, जब व्हेन यू से इंडिजिनस, तो ये क्या तरीक़ाकार होता है? चाइना से लॉन्च तो हो रहा है, चाइना ज़ाहिर है हमारा दोस्त मुल्क है, क्या हमारे पास अभी खुद यहाँ से पाकिस्तान से इसको लॉन्च करने की फैसिलिटी मौजूद नहीं है? ये कब तक मुमकिन हो पाएगा? तो हमारे क्या इंजीनियर्स चाइना में मौजूद होते हैं जो इस पे काम करते हैं और फिर वहाँ से लॉन्च होता है, या ये तैयार होकर वहाँ शिप होता है, क्या होता है? जी बिल्कुल, ये बहुत अहम सवाल है। ये पाकिस्तान का इंडिजिनस सैटेलाइट है जो मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान के अंदर डिज़ाइन भी किया गया, डेवलप भी किया गया, उसके बाद फाइनल टेस्टिंग के बाद चाइना के लॉन्च सेंटर के अंदर भेजा गया, और इसके पूरे डिज़ाइन से लेके टेस्टिंग और इसकी कैलिब्रेशन में हमारी टीम जो स्पार्को के अंदर है, स्पार्को के इंजीनियर्स और साइंटिस्ट, उन्होंने भरपूर अपनी खिदमत अंजाम दी हैं इसको कंप्लीट करने के लिए, और ये इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में हमारे कई सारे एवेन्यूज़ को ओपन करेगा, जिसके अंदर, क्योंकि ये इंडिजीनियस है, तो इसके अंदर हमारा जो नेक्स्ट प्राइम गोल होगा वो ये होगा इसके लॉन्च के बाद के सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे काफ़ी काम किया जाएगा। बहुत ज़रूरी भी है ये। अशफाक साहब, ये भी बताइएगा कि आपने जब वेदर की बात की है, खासतौर पर नेचुरल डिजास्टर्स की, तो क्या इससे कुछ मदद मिलेगी फोरसी करने के लिए, फोरकास्ट करने के लिए कि क्या होने वाला है, जिससे ऑब्वियसली हम प्रिपरेशन अपनी कर सकें, प्रिपेयर्ड रहें? जी बिल्कुल, इसके अंदर क्योंकि सैटेलाइट जो होता है वो बेसिकली ग्लोबल कवरेज को सामने रखते हुए बनाया जाता है, और इसके अंदर सबसे पहले जो किसी भी नेचुरल डिजास्टर से पहले उसकी पोस्ट प्री एनालिसिस और उसके साथ साथ उसकी रूट कॉज एनालिसिस सैटेलाइट की मदद से भरपूर तरीके से की जाती है, और उसकी निशानदेही के बाद इसकी कंप्लीट तौर पे प्रेडिक्शन की जाती है कि कहाँ पे प्रॉपर अगर मिटिगेशंस नहीं की गई तो वहाँ पे क्या रिजल्ट्स या रिस्क इफेक्ट हो सकता है। जी बिल्कुल। अशफाक साहब, तो ये भी कहना सही होगा कि बाकी मुल्क, चले मुल्कों को, बाकी दुनिया को छोड़ दें, अगर हम खित्ते में ही देख लें तो ये काम, ये सैटेलाइट हर मुल्क की अपनी अपनी ऑलरेडी हैं, और हम अब इस यहाँ तक पहुँचे हैं, कोई कंपैरिजन देंगे इर्द गिर्द से? असल में हर मुल्क की अपनी ज़रूरत है, उसका अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर है और अपनी एक रिसोर्सेस है, तो हर मुल्क अपनी रिसोर्सेस के मुताबिक उस चीज़ को डेवलप करता है और फिर उसको भरपूर तरीके से इस्तेमाल करता है। इसी तरह हमने अपनी जो कंप्लीट फीजिबिलिटी करके अपने मुल्क की जो अहम ज़रूरियात हैं उसको उसकी ज़रूरत को पूरे करने के लिए हमने कंप्लीट इंडिजिनस सैटेलाइट तैयार किया है, और इंशाल्लाह ये मुस्तफीज होंगे सारे के सारे मुल्क। हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है फ्रॉम स्पार्को पाकिस्तान? ये जो हमारी फील्ड है, दिस इज़ रिलेटिवली न्यू टू अस, मतलब हम ज़ाहिर आगे बढ़ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, हम आगे क्या करने वाले हैं? जी देखें, सैटेलाइट लॉन्च एक फर्स्ट स्टेप होता है जिसमें सैटेलाइट से हमारे पाकिस्तान का डेटा लिया जाता है। उसका जो नेक्स्ट स्टेप होता है उसकी एप्लीकेशन डेवलपमेंट, जिसमें उस डेटा को इस्तेमाल किस तरह करना है, उससे किस तरह से असेसमेंट करनी है, उससे किस तरह से जो है हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स जो हैं उनको फोरकास्ट मिली जा सकेगी। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो इन चीज़ों को कंप्लीट तौर पे डिजिटलाइज करने का इरादा है इंशाल्लाह, और इसके अंदर हम प्राइवेट पार्टनर्स और आउटसोर्सिंग पार्टनर्स इन सबको इनवाइट करेंगे इंशाल्लाह, ताकि सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अहम रोल अदा कर सके। जबरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया अशफाक अमजद खान साहब, एंड बेस्ट। सो दिस इज ग्रेट न्यूज़ फॉर पाकिस्तान।
हमने अभी आपको बताना है कि मारूफ आलम दीन मौलाना मोहम्मद शफी उकाड़वी की याद में 42वां आलमी यौम ख़तीब आज़म आज अक़ीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। मौलाना मोहम्मद शफी उकाड़वी के फ़र्जंद मौलाना कौकब नूरानी की क़यादत में मरकज़ी इज्तिमा जामा मस्जिद गुलजार हबीब सोल्जर बाज़ार कराची में होगा। मौलाना मोहम्मद शफी उकाड़वी की अक़ीदतमंद हर साल ये दिन रजब के तीसरे जुमे को मनाते हैं। मौलाना मोहम्मद शफी उकाड़वी की पूरी ज़िंदगी इस्लाम और दीनी इक़्तार के फ़रोग़ में गुज़री है। उन्होंने तहरीक क़याम पाकिस्तान, तहरीक ख़त्म नबूवत और तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत इस्लामी तहरीकों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। वो कौमी असम्बली और मजलिस शूरा के रुकन भी रहे हैं। आलमी यौम ख़तीब आज़म कॉन्फ्रेंस में उलमाए कराम मौलाना मोहम्मद शफी उकाड़वी की दीनी खिदमात और उनके इल्मी कारनामों को उजागर करेंगे। कराची में चंद दिनों में बच्चों के अगवा के ऊपर नीचे होने वाले वाक़यात ने शहरियों में खौफ व हरास पैदा कर दिया है और लोग अपने बच्चों के बाहर निकलने पर डर रहे हैं, जो कि ऑनेस्टली डरना चाहिए। मतलब ये तो ऑलरेडी आप डरा करें अपने बच्चों को अकेले बाहर भेजने में। वालिदैन ने ख़ास तौर पर छोटे बच्चों की निगरानी सख्त कर दी है और कराची पुलिस लापता होने वाले 3 बच्चों की बाजियाबी तो दूर की बात है, अब तक सुराग लगाने में भी नाकाम रहे हैं कि एक्चुअली हुआ क्या। और वक्त आ गया है कि ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए ना सिर्फ ज़ैनब अलर्ट बिल पर अमल किया जाए, एंड दैट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क कि अभी तक उस पर अमल क्यों नहीं किया गया, बल्कि टेक्नोलॉजी की मदद से अलर्ट्स वगैरह का निज़ाम जो है उसको फ़ाल और मौसर बनाया जाए। PTI की हुकूमत में 2019 में बच्चों के अगवा के वाक़यात रोकने के लिए ज़ैनब अलर्ट बिल मुतारिफ़ कराया गया था। बिल के तहत ज़ैनब अलर्ट ऐप मुतारिफ़ कराई गई थी। वफाकी वज़ारत इंसानी हकूक़ ने दावा किया था कि इस ऐप के ज़रिए बच्चों के साथ पेश आने वाले गुमशुदगी के वाक़यात को फौरी तौर पर रिपोर्ट किया जा सकेगा। सिंध पुलिस, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो और सिटीज़न पुलिस लीजन कमेटी ने सिंध में भी ज़ैनब अलर्ट ऐप लॉन्च की थी, लेकिन इस ऐप का आज तक पता तो नहीं चल सका है। अब इसको अपडेट करने का कहा गया था, ये भी इत्तलात मिली थी। ज़ैनब मोबाइल ऐप को आपको पता है कसूर की 6 साला ज़ैनब के नाम पर बनाया गया था, जिसे जनवरी 2018 में इमरान अली ने लाहौर में रेप के बाद कत्ल कर दिया था। वैसे ऐप से ज़्यादा आई गेस इट वुड बी सो मच बेटर कि इट इज़ कसूर में किया था, कसूर में किया था जी, तस्दीक कर दें। और ये भी बता दें, ये भी हमारी सजेशन ही है कि ये ऐप वगैरह तो चले ठीक है, बनी की अच्छी बात है, लेकिन इट शुड बी सो मच ईजियर देन इंस्टॉलिंग एंड गोइंग टू अ ऐप। It should just be an SMS. A very simple SMS. मतलब किसी के पास स्मार्टफोन हो ना हो, ये सब कुछ आप निकाल दें, इसको और भी आसान कर दें, और एक SMS एक अलर्ट के तौर पे आवाज के साथ कंप्लेंट चली जाए, और जब कंप्लेंट चली जाए तो मुतल्लिका इलाके में जितने फ़ोन आपको ट्रेस हो रहे हैं आप वहाँ पर एक SMS सिर्फ भेज सकें कि ये बच्चा इतने साल का के मुल्कों में जब हम वो एक कंपैरिजन करते हैं ना, वो एम्बर अलर्ट जो अमेरिका में होता है जब बच्चों की गुमशुदगी पे, वो अलर्ट एक्चुअली इज एन अलर्ट, उसका साउंड भी और होता है। जब आपके फ़ोन पे वो SMS आता है ना, तो उसकी आवाज़ भी और होती है जो आपको एक्चुअली अलर्ट कर देती है। आपको उसको चेक करना पड़ता है। तो उस किस्म का लोगों को मतलब झंझोड़ के हिलाना कि यहाँ आपके इलाके में एक बच्चा जो है वो गुमा हुआ है, आप उसको ढूंढें। बच्चों से मुताल्लिक जराइम और कानून साजी पर नज़र रखने वाली तंजीम साहिल की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर मुनीज़ बानो हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब शुक्रिया। डॉक्टर साहब, हालिया दिनों में बच्चों के अगवा और गुम जाने के वाक़यात ज़ाहिर है एक के बाद एक रिपोर्ट हो रहे हैं, उस वक्त तो बहुत परेशान होते हैं, लेकिन केस टू केस ही इसका सिलसिला आगे बढ़ता है। ये सिलसिला रोकने का कोई बाकायदा निज़ाम, कुछ सजेशंस हैं जो आपकी नज़र में हैं जो आप हमसे शेयर कर सकें? देखिए, निज़ाम तो है, ज़ारा अलर्ट, इस पे उन्होंने अपना एक ऐप भी बना दिया है। आपके पास ह्यूमन राइट के नंबर है 1099, वहाँ आप कर सकते हैं। रोशनी एक बहुत बड़ा इदारा है जो पूरे पाकिस्तान में, आप वहाँ पे भी बता सकते हैं। मेरा ख्याल है प्रॉब्लम ये है कि ये पता नहीं है लोगों को, और इसकी शायद ज़्यादा ज़रूरत है कि इनको सबको मालूम हो कि ये यहाँ पे आप कॉल करके कुछ फैसले कर सकते हैं। चलिए, ये सब कुछ तो हो सकता है, लेकिन बताएं कि एक निज़ाम कायम करना, ज़ैनब अलर्ट जैसे कवानीन पर मुकम्मल अमल दरामद होना, ये सब
हो नहीं रहा, चीज़ें मौजूद हैं, कवानीन हैं, लेकिन इन पे अमल दरामद नहीं हो रहा। तो ऐसा ना होने की वजह क्या लगता है आपको, क्या है जिम्मेदार किसे समझा जाए, इसको सीरियसली कौन नहीं ले रहा? देखिए बात यह है कि लोगों को एक तो जैसे मैंने पहले कहा शायद मालूम भी नहीं है, और दूसरा हर एक डरता है कि पता नहीं क्या होगा। उनको ये भी तसल्ली देना, फिर पुलिस स्टेशंस पे जाना उनके लिए शायद नामुनासिब हो या मुश्किल हो। तो ये बहुत सी फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये फिर बात जो है, हालांकि एक चीज़ है अवेलेबल, उसमें भी काफ़ी इन्होंने, जहाँ तक मुझे पता है, काफ़ी कॉल्स आई हैं, मगर फिर भी बच्चे तो गायब होते हैं। मगर ये है कि बहुत से और वजूहात भी हैं कि भाई वो चले जाते हैं किसी जानने वाले के साथ, या कोई उनको प्यार से बुला लेता है। ये सारी चीज़ें फिर ये इसका एक अलग ही आप कह सकते हैं कैंपेन होना पड़ेगा। मतलब बच्चे बुलाएं, और ये बच्चों को भी तो सिखाना पड़ेगा ना। और वो एजुकेशन की जो हम बात करते हैं, वो अवेयरनेस की जो हम बात करते हैं, वो लिटरली माँ बाप से बच्चों को भी जानी चाहिए। अब ऐसे हालात में जब कुछ महफूज नज़र नहीं आ रहा, तो ये भी कहना ही पड़ता है कि छोटे छोटे बच्चों को अकेला नहीं छोड़ें। मतलब हमें ये बताना पड़ रहा है, गफलत है, क्या है, ये रवैया कैसे बदलेंगे? बिल्कुल बदलना ज़रूरी है। बिल्कुल वालिदैन को मालूम होना चाहिए कि ये वो बड़ा रिस्क लेते हैं। छोटे बच्चों को बाहर भेज देते हैं कि जी रोटी ले आओ या कोई चीज़ उठा के दही ले आओ। ये हमने तो बहुत केसेस ऐसे देखे हैं। तो बिल्कुल वालिदैन को पता होना चाहिए, उनको शऊर देनी चाहिए कि ये बहुत नामुनासिब बात है। और आपने क्या अपने बच्चों को समझाया है कि आपको कोई बुलाए या चले जाए, ले जाए कहीं, तो आपने नहीं जाना, या आप कहीं नज़र रखते हैं कि चलें जी आपने भेजा है, तो आप दरवाजे पे खड़े रहें और देखें कि बच्चा गया है वहाँ तक, क्योंकि दुकान तो आमतौर पे करीब ही होती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि वालिदैन के को शऊर देना। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुनीज़ा बानो। लेकिन ये हम किस तरह समझाएं, और जिनके बच्चे हैं उनको तो ये दर्द और ये खुद खौफ समझ आ जाना चाहिए कि अपनी बच्चों को अपनी आंखों से ओझल ना होने दें। दिस इज़ नॉट दैट वर्ल्ड दैट यू परहैप्स ग्रू अप इन। अब ये वो दुनिया नहीं रही, इसलिए ये कह देना कि जी मोहल्ले में ही जा रहे हैं तो अपने ही, नो बिल्कुल। अब तो स्टैट्स बताते हैं कि वो आपके अपने ही होते हैं, या फिर आपके जान पहचान के इर्द गिर्द ही लोग होते हैं, कि दूर दराज से उठ के नहीं आएगा आपके बच्चे को खाने। का जो कसूर में वाकया हुआ था वो भी उसका मोहल्लेदारी था ना, उसको ढूंढने वालों में भी पेश था। अभी गुजरात में जो अभी पिछले कुछ दिनों में जो बच्ची के साथ हुआ है और उसको मार के फेंक दिया, वो भी उसकी गली के एंड में ही एक बंदा था जो रहता था, तो वहीं से वो पकड़ा गया और डीएनए मैच कर गया। तो ये आपके इर्द गिर्द ही लोग होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, मोहल्लेदार होते हैं, दोस्त होते हैं। इतना ट्रस्ट अब ये दुनिया नहीं रही कि इतना ट्रस्ट किया जाए। अच्छा जी, जल्दी से टाइम खत्म है, लेकिन ये सुन के तो आप हैरान हो जाएंगे कि दुनिया फुटबॉल के नामवर खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो, उनका सऊदी अरब जो फुटबॉल क्लब है अल नसर, उनसे मुआहिदा जो है वो रिन्यू हो रहा है। उसका ऐलान होना है आज। तो कितना कमाएंगे डेली? प्लीज गिव अस दिस फिगर। ये रोजाना है, रोजाना 5,50,000 यूरो, यानी पाकिस्तानी करेंसी में रोजाना 16 करोड़ रुपए मुआवजा लेंगे। बस छोड़ दो, बस यही खबर थी। और इसके अलावा क्लब से इनको पार्टनरशिप की भी पेशकश हो गई है कि जो प्रॉफिट बनाएगा क्लब उसमें भी आप पार्टनर बन जाए। मतलब सब ले लें हम मतलब कि कर लो जो करना है। तो मैं तो उसी चीज से पर डे 16 करोड़ मतलब। अच्छा जी, अभी ये भी आपको बता दें, मतलब मुल्तान में क्या चल रहा है, मौसम वैसा ही है बदस्तूर। सो मैच नहीं, टॉस भी नहीं हुआ, मैच तो बाद में होना है, टॉस भी अभी नहीं हुआ, लेकिन होपफुली हो जाएगा। अभी मौसम खुलने का इंतजार किया जा रहा है। That is it. We're going to see you on Monday. Bye. Have a great weekend.